मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैंने अपनी आखिरी सांस ली। मेरे अंदर पूरा पानी भर चुका था, सब खत्म होने वाला था और मैं धीरे धीरे पूल के नीचे जा रही थी। मैं बेहोश हो रही थी। एक डूबती हुई मरमेड। क्या बेकार सिचुएशन थी ना। मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी क्योंकि बचपन से मेरे माँ बाप मुझ पर ध्यान नहीं देते थे। मैं सपने देखती थी कि मेरे कई मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, पर मेरे 3 साल पुराने ब्लॉग पर कुछ 100 लोग ही थे। मैं अपने माँ बाप से बताती थी तो वो अपना हाथ बस हिलाकर मुझे भेज देते थे, क्योंकि मैं तब पैदा हुई थी जब मेरे माँ बाप बच्चे थे। मैं उनके बिना कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे एक शो भी मिल गया, सुपर पावर वाले लोगों के लिए। मैंने उस शो को जीतने वाली लड़की का अकाउंट देखा, फायर गर्ल। मैं तो हैरान रह गई। उसने अपने हाथ पर आग जलाई और वो जली नहीं। उसके कुछ ही दिनों में कई मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मैंने फैसला किया कि अगर मेरे पास भी ऐसे कोई सुपर पावर आ गई तो मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगी। अगला पूरा हफ्ता मैं यही सोचती रही कि मेरी पावर क्या हो सकती है। मैंने टेबल तोड़ने की कोशिश करी, अपनी बाजू में पेन छुपाने की कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। क्या पावर हो सकती थी? मैं तो सारा टाइम स्विमिंग प्रैक्टिस करती रहती थी। तैरना। मुझे आइडिया मिल गया। मैं पानी को तो काबू नहीं कर सकती, पर एक मरमेड बन सकती हूँ। मैंने बाजार जाकर कई कपड़े खरीदे और एक फटाफट से पूंछ बना ली। उसके बाद अपनी कई सारी वीडियोस पोस्ट करने लग गई, पर कमेंट्स में मुझे सिर्फ हेट मिली। पानी के अंदर मैं मरमेड बन के रहने लग गई और जब बाहर होती थी तो एक आम इंसान की तरह। मैंने फैसला किया कि मैं इसे प्रूव करने के लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं घर के पास वाले पूल में गई, पर जैसे ही मैंने अपनी पूंछ लगाई और पानी को तैयार किया, किसी ने गेट पर खटखटाया। आखिर हो कौन सकता था, क्योंकि मेरे माँ बाप तो शहर में थे ही नहीं। अभी मुझे एक आदमी दिखाई दिया। उसने कैमरा पकड़ा हुआ था। वो मुझे देखकर घूरने लगा और फिर तालियां मारने लगा। उसने कहा वो उसी शो का डायरेक्टर है जिसमें सारे शक्तियों वाले लोग आते हैं। हे भगवान, उसने मेरा चैनल देख लिया और उसने फैसला किया कि वो मेरे साथ एक लाइव स्ट्रीम करेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मुझे कहा कि एक हफ्ता लाइव जाना पड़ेगा और उसके बाद मैं फायर गर्ल जैसी हो जाऊंगी। तुम एक असली मर्मेड हो ना, बस ऑडियंस को ये साबित कर दो और तुम एक स्टार बन जाओगी। मैं तो पहले ही मिलियन फॉलोअर्स के सपने देख चुकी थी, तो मैं फटाफट से मान गई। पर जैसे ही वो गया, मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने गड़बड़ कर दी है। आखिर मैं कैसे साबित करने वाली थी? सब लोग मुझे सारा टाइम देखने वाले हैं। मैं रात भर सो नहीं पाई क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी। जब वो लोग आए, मैं पहले से पूल में पहुंच चुकी थी। डायरेक्टर मेरी ट्रिक्स देखकर बहुत खुश था और वो अजीब सा कैमरामैन पता नहीं क्या कर रहा था। फिर मुझे डायरेक्टर ने कहा कि ऑडियंस को कुछ नया देखना है, तो उसने राय दी कि मैं उनको ये दिखाऊं कि मेरी टांगे मेरी पूंछ कैसे बन जाती हैं, क्योंकि मैं तो एक असली मर्मेड थी। मैं घबरा गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं थक गई हूँ, क्या हम ये सब कल कर सकते हैं? डायरेक्टर हिचकिचाया पर मान गया। शुक्र है मेरे पास सोचने का समय था। कैमरामैन रिक ने मुझे कहा कि वो इस शो में काफी समय से काम कर रहा है और वो जानता था ऐसा कुछ सच नहीं है और मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं बहुत डर गई। अगर वो मेरा सच सबके सामने बता देता तो? मैं पूरी शाम घबराती हुई घूमी। मेरी टांगे कैसे पूंछ में बदलेंगी? पर रात तक मुझे एक आइडिया आया। सुबह मैं उठी सबसे पहले और जाकर मैंने पूल में अपनी पूंछ को दीवार के साथ चिपका दिया। जल्द ही सब शुरू हुआ। मैंने उन्हें घबराते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखा। मेरी टांगे मेरी पूंछ बन जाएंगी। और मैं पूल के कोने पर जाकर बैठ गई। मैंने खुद से शांत रहने को कहा। बस सब कुछ सफाई से करना था। मैं जैसे ही पानी में घुसी, मैंने अपनी टांगे पूंछ में घुसा ली। मुझे लगा मैं घुस गई ठीक से, पर मैं बहुत जल्दी खुश हो गई थी। मैं हिल नहीं पा रही थी क्योंकि पूंछ फंस गई थी। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश करी तो बहुत जोर से कपड़ा फटने की आवाज आई जो सबने सुनी। पर उस डायरेक्टर ने तालियां मारनी शुरू कर दी। शायद उसे कुछ समझ नहीं आया। रिक पूरा दिन मुझे घूरता रहा और अचानक से शाम को उसने कह दिया कि असली मर्मेड्स की तो बड़ी खूबसूरत आवाज होती है, मुझे ऑडियंस के लिए गाना गाना चाहिए। और डायरेक्टर भी उसके आइडिया से सहमत था। अब अगले दिन मुझे सबके लिए गाने गाने थे, पर मुझे गाना नहीं आता ठीक से। उस दिन शूटिंग के बाद जब सब चले गए तो मैंने अपनी पूंछ उतार दी। हे भगवान, वो फट चुकी थी। मैं भागकर अपने कमरे में गई और उसे सिलने लग गई ताकि किसी को पता न चले। थोड़ी देर बाद मैं इंटरनेट पर ढूंढने लग गई। बहुत देर हो चुकी थी। मुझे एक खूबसूरत सी आवाज ढूंढनी थी। मैंने अच्छा सा गाना डाउनलोड कर दिया और रात में उसे स्पीकर्स के साथ अटैच कर दिया। अब बस ये प्रार्थना कर रही थी कि कोई मुझे स्पीकर पे चलते हुए गाने के साथ लिपसिंग करते हुए पकड़ न ले। मेरी आंख तब खुली जब मेरे दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। हे भगवान, मैं अलार्म लगाना भूल गई थी।
और अब वहाँ सब लोग आ चुके थे। पीछे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे अपनी पूंछ पहले से तैयार करके जानी थी। मैंने चिल्लाकर डायरेक्टर से कहा कि मैं तैयार हो रही हूँ, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने फटाफट से पूंछ ढूंढनी शुरू करी। शायद मैंने कल वो धोने में डाल दी थी। मैं बाथरूम में गई और मैंने वॉशिंग मशीन खोली, पर वो खाली थी। मैं बहुत घबरा गई थी। किसी ने मेरी पूंछ चुरा ली थी। क्या ये रिक का काम था? मैं अपने कमरे वापस गई और मैं बहुत जोर से चिल्लाई, हे भगवान, मेरा सपना चूर चूर हो गया था। तभी मेरी नज़र बालकनी में चीज़ें जहाँ सूख रही थी वहाँ पड़ी। मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही थी। वहाँ पे मेरी पूंछ भी टंगी हुई थी। मुझे याद आया कि कल रात को मैंने ही तो वहाँ टांगी थी। नींद पूरी ना होने के कारण मैं भूल गई थी शायद। अब उसे वहाँ से उठाने से पहले मुझे सबको डिस्ट्रैक्ट करना था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक पत्थर दिखाई दिया। अगले सेकंड मैंने उसे सीधा बालकनी से बाहर फेंक दिया। कैमरा बड़ी जोर से नीचे गिरा तो पूरी टीम उसे उठाने में लग गई। तभी मैंने अपनी पूंछ फटाफट से उतार ली, उसे पहना और पूल में कूद गई। मैं अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे वो रिमोट मिल गया जो मैंने छुपाया था और मैंने स्पीकर ऑन कर दिए। सिंगर की आवाज आने लगी तो मैंने अपना मुंह हिलाना शुरू कर दिया। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा मैं ही गा रही हूँ। अचानक से स्पीकर चलना बंद हो गया। मेरी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने खांसना शुरू कर दिया और फिर खुद गाने लगी। मुझे लगा अब तो मैं पकड़ी जाऊंगी, पर डायरेक्टर फिर से ताली मारने लगा। पूरी टीम ने तालियां मारी। डायरेक्टर ने कहा कि उसने कभी किसी मरमेड को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। शाम को जब टीम सब कुछ पैक करने लगी तो रिक मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि जल्द ही ये सारा नाटक खत्म हो जाएगा और उस तरह से नहीं जैसे मैं चाहती हूँ। मैं डर गई, पता नहीं वो क्या कर रहा था। फिर उसने कहा कि आखिरी दिन मुझे पूरा दिन एक मरमेड की तरह बिताना है पानी में। जब मैंने मना किया तो डायरेक्टर ने रिक का साथ दिया। मैं थोड़ा निराश हो गई थी क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे डर लग रहा था। आधी रात को मैं अपने माँ बाप के गराज में गई। मेरी माँ ने कहा वो डाइविंग करने जा रही है, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी। मैं काफ़ी देर तक बक्सों में कुछ ढूंढती रही पर वहाँ सिर्फ गंद पड़ा था। मुझे डर लगने लग गया था कुछ ज़्यादा ही। फिर मैं उनकी अलमारी के पास जाकर खड़ी हो गई और एकदम से दरवाज़ा खुला। तभी मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर देखा अंदर। साइज भी ठीक था, मैं उसे पूंछ में छुपा सकती थी, पर एक दिन का ऑक्सीजन। अगले दिन मैं डर से कांप रही थी। मैं पानी में घुसी और मैंने ऑक्सीजन को अपने स्विमसूट में छुपाने की कोशिश करी। मैं ये कर सकती हूँ, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने कुछ ट्रिक्स करी और हंसता हुआ चेहरा रखा। फिर मुझे ऑपरेटर ने बाहर बुलाया। मैं अब सांस ले सकती थी। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मरमेड भूखी थोड़ी रहती है। ये कहकर उन्होंने मुझे एल्गी पकड़ा दी। डायरेक्टर भी मान गया कि मैं एक मरमेड थी तो पानी के अंदर एल्गी खाऊंगी। वो बहुत घिनौना था। मैंने उसे निगलने की कोशिश करी। ये सब रिक की गलती थी। बस आधा घंटा रह गया था और ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। मैं कोशिश कर रही थी कम से कम सांस लूं और डायरेक्टर मुझे अलग अलग करतब करने को बोल रहा था। अचानक मुझे चक्कर आने लग गए और मेरा हाथ जाकर ट्यूब पर लग गया। मैं वहीं रुक गई। क्या मैंने सच में ऑक्सीजन ट्यूब खराब कर दी थी? मैं अब हार नहीं मान सकती थी। मुझे यहीं रुकना था। बस 7 मिनट बचे थे। मैं इतनी देर अपनी सांस रोक ही लूंगी, है ना? पर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया और आखिरी चीज मुझे याद है कि मैं धीरे धीरे पूल के नीचे की तरफ जा रही थी। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मैंने अपने आसपास देखा तो वहाँ टेबल पर एक फोन पड़ा था। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने यूट्यूब पर वो शो चलाया। मुझे डर लग रहा था पर मैं जानना चाहती थी कि क्या हुआ। मुझे लगा था लोग मुझसे नफरत करेंगे, पर मैं कमेंट्स पढ़ के हैरान रह गई। 6 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेरी चिंता है और वो मुझे बहुत चाहते हैं। मैं उन्हें बहादुर लगती थी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं असली मरमेड नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे बस खुद से प्यार करना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरे माँ बाप मेरे पास आए। वो पार्टी पे होने चाहिए थे। मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी, पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मेरी माँ कहने लगी वो बहुत घबरा गई थी और मैंने ऐसा क्यों किया। मैं रो पड़ी और मैंने कहा कि मैं चाहती थी कोई तो मुझे पसंद करे। तभी मेरे पापा कहने लगे कि ये उनकी गलती है, उन दोनों ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया।
और अपनी पार्टीज पर जाते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जब मैं हॉस्पिटल से निकली तो मेरे माँ बाप मुझे छुट्टी के लिए ले गए ताकि थोड़ा आराम मिले। अब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे। सब जानना चाहते थे मैं दोबारा लाइव कब जाऊंगी, पर मैंने कहा अभी थोड़ा समय मुझे परिवार के साथ बिताना है। कुछ समय बाद मुझे रिक का फोन आया। उसने कहा उसे अफसोस था कि सब कुछ ऐसा हुआ। वो शो के बारे में सोच रहा था और ऐसा नहीं चाहता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। तब मुझे एहसास हुआ कि वो इतना भी बुरा नहीं है। हम काफी समय तक हंसे। फिर उसने मुझे ऑल बेस्ट कहा और कहा कि मुझसे मिलने के बाद उसे भी चमत्कार में यकीन हो गया है। छुट्टियों के आखिरी दिन पर मैंने फैसला किया कि मैं समुद्र में तैरने जाऊंगी। पानी में घुसी तो मेरे टांगों को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने नीचे देखा तो वहाँ एक पूंछ थी। मैं हैरान रह गई थी। मुझे पता चल गया कि चमत्कार होते हैं, बस यकीन करना चाहिए। हाय, मेरा नाम टैमी है और मैं 13 साल की हूँ। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने कुछ जिंदा ही निकल लिया हो, जैसे तुम्हारे अंदर कुछ है जिससे तुम्हारी जान को खतरा है? ऐसा मेरे साथ हुआ है और उस एहसास से आज तक मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कि क्या होता है जब आप एक जहरीला सांप निगल लेते हो। मेरे माँ बाप ने अपनी पूरी उम्र बायोलॉजी पढ़ी है और वो अनोखे जानवरों में बहुत दिलचस्पी देते थे, और उन्हीं के कारण मैं भी। आम बच्चे जिन चीजों से डरा करते थे वो मेरे सबसे पसंदीदा खिलौने बन गए, और रात को कहानियों की जगह मुझे एनसाइक्लोपीडिया पढ़ना अच्छा लगता था। मुझे हमेशा से एक अनोखा जानवर पालने का शौक था, पर मेरे माँ बाप नहीं मानते थे। वो कहते थे ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और उनके पास काम में बहुत जानवर पहले ही थे। पर हाल ही में मेरे पापा को किसी ने एक बहुत ही जहरीला अनोखा सांप उनके जन्मदिन पर तोहफे में दिया। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं उसी समय उसके साथ खेलना चाहती थी, पर मेरे पापा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने सांप को एक डब्बे में डाल दिया और उन्होंने कहा कि किसी ने उसको हाथ नहीं लगाना। उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया कि मैं उसके पास भी नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत जहरीला है। इस बात से मैं बहुत परेशान हुई। मुझे उसे हाथ लगाना ही था और मैंने ऐसा ही किया। क्या तुमने कभी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी? अगले दिन जब मेरे माता पिता काम के लिए गए तो मैं पापा के ऑफिस में चुपके से घुस गई और उनके सांप के साथ खेलने लगी। मैंने उसका नाम टोनी रखा और छुप छुप के मैं उससे हर रोज मिलने जाती थी। मैं उसके साथ रोज खेला करती थी, तो अकेले खेलकर मैं बोर हो गई, तो मैंने उसको शो ऑफ करने का फैसला किया अपने बेस्ट फ्रेंड कार्ल के सामने। मैंने उसके साथ एक मजाक करने का फैसला किया। मुझे लगा बहुत मजा आएगा, पर सब गड़बड़ हो गई। कार्ल और मैं बैठकर हमारी फेवरेट गेम खेल रहे थे। तभी मैंने उसे कहा कि मैं हमारे लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। मैं टोनी को पापा के ऑफिस से चुप कर निकाल लाई और अपने कमरे में ले गई। मुझे लगा था कार्ल घबरा जाएगा और हम दोनों बहुत हंसेंगे और सांप के साथ खेलेंगे, पर सब हाथ से निकल गया। जब उसने अपनी टांग पर वो सांप देखा तो वो घबरा के कूद उठा और चिल्लाने लगा। उसके चेहरे से रंग उड़ गया, वो नीचे गिर गया और अचानक उसको सांस आनी बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, पर मुझे जल्द ही कुछ करना था। मैं भागकर किचन में गई, वहां से एक ब्राउन कलर का लिफाफा लेके आई और कार्ल उसमें सांस लेने लगा। धीरे धीरे ठीक महसूस करने लगा। मैंने उसे एक गिलास पानी भी दिया। उसने वो पिया और वो मुझ पर चिल्लाने लग गया और उसने मुझे बताया कि वो सांप, लिजर्ड, छिपकलियां इन सबसे बहुत डरता है, यहाँ तक कि उसे उनसे एलर्जी भी है, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो मुझ पर इल्जाम लगाने लगा कि मैं ये सब जानती थी और मैंने उसके सामने सांप जान के रखा था, पर सच में मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और वो दरवाजा पीटकर चला गया। मैंने उस सांप को वापस पापा के ऑफिस में बक्से में डाल दिया उनके लौटने से पहले, और अपने कमरे में चली गई। मैं इस लड़ाई की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। मुझे नहीं लगा था ऐसा कभी हो पाएगा। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी और इसी वजह से मैं रात भर सो भी नहीं पाई। रात को मैं बस सो ही गई थी कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कुछ ठंडा सा पड़ा है और मेरे सर की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है। वो मेरे मुंह के अंदर गया और मैं हिल ही नहीं पाई। अगली सुबह मैं पसीनों के साथ उठी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा था कि ये सपना है, पर ये बहुत ही असली जैसा महसूस हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, तो मैं भागकर पापा के ऑफिस में वो बक्सा चेक करने गई। वो खाली था। मेरी टांगें कांपने लग गई। मैंने अपना पेट पकड़ लिया और मैं अब हिल भी नहीं पा रही थी।
हे भगवान, क्या मेरे अंदर एक सांप था? ये सोचकर ही मेरी हालत खराब हो रही थी और मैं बाथरूम में भाग गई। मुझे लग रहा था बस मुझे उल्टी आ जाएगी। शायद मैंने बक्से का ढक्कन कल ढंग से बंद नहीं किया था और पानी बस रेंगता हुआ बाहर निकल के सीधा मेरे मुंह के अंदर चला गया और अब मेरे अंदर था। सुबह भी मुझे अपने चेहरे पर कुछ महसूस हुआ, वो बहुत घिनौना था। कुछ हिल तो रहा था। अब ना मैं सो पा रही थी, ना चल पा रही थी, कुछ खा पी नहीं पा रही थी। मुझे बस सारा समय ऐसा महसूस होता रहता था जैसे मेरे अंदर कुछ है जिंदा, जैसे कोई बहुत खतरनाक सा जानवर मेरे अंदर जिंदा घूम रहा हो। मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल आने लगे और मैं उनसे अकेले नहीं झेल पा रही थी। तो अगले दिन स्कूल में मुझे काल मिला। मैंने उससे माफी मांगी और उसे सब बताया जो जो भी मेरे साथ हुआ था। उसने मेरी पूरी बात सुनी और वो बहुत हैरान हुआ। वो ऐसे हैरान हुआ जैसे हमारी कभी बहस हुई नहीं और हम बिल्कुल ठीक थे। वो सोचने लगा कि इस सब का हल क्या निकाला जा सकता है। वो मेरे बारे में चिंतित था। मुझे उसका फिक्र करना अच्छा लगा, पर मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं वो पहले से इस बारे में जानता तो नहीं। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा तो काल ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं और उसने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला था। मैं बहुत जोर से रोने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं डॉक्टर के पास हरगिज नहीं जाऊंगी। मुझे एक दोस्त की मदद की जरूरत थी। क्या तुम्हें भी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से डर लगता है? उसके बाद हमें याद आया कि काल की जो माताजी थी वो एक बायोलॉजिस्ट थी और उनके पास बहुत सी ऐसी किताबें थी ऐसे जानवरों के बारे में। काल ने मुझे शांत किया और हम सीधा स्कूल के बाद उसके घर भाग गए। हमें सब कुछ करना था उसकी माँ के वापस आने से पहले। हम चुपके से उनके ऑफिस में घुस गए और सही किताब को ढूंढने लग गए। मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा था। काल भी घबराया हुआ था क्योंकि उसकी माँ के ऑफिस में जाना किसी को अलाउड नहीं था और वो मुझे बहुत जल्दी करने को बोल रहा था, पर मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि डर के कारण मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। अचानक से हमें नहीं लगा था ऐसा होगा, पर उसकी माँ के ऑफिस का दरवाजा खुला और उसकी माँ अंदर आ गई। वो घर जल्दी पहुंच गई थी और उन्होंने देख लिया कि हम उनके ऑफिस में थे। वो हम पर चिल्लाने लग गई, खासकर काल पे। उन्होंने ये भी धमकी दी कि वो हमें घर से ही नहीं निकलने देंगी, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। तो मैंने हिम्मत इकट्ठा करी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वो थोड़ा हिचकिचाई पर अब गुस्से में नहीं लग रही थी। मुझे लगा वो शांत हो गई कुछ ज्यादा ही जल्दी। शायद उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र थी। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो सांप मेरे अंदर से कुछ ज्यादा ही डैमेज कर दे और अगर वो जहरीला हुआ तो बहुत तकलीफ हो सकती थी। और क्योंकि वो सांप जहरीला था, वो मेरे पेट में अपना जहर छोड़कर सीधा मेरे खून में छोड़ सकता था। इस सब से मुझे और डर लगने लगा। मुझे पता था अब कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ बहुत बिगड़ चुका था और अब मुझे अपने माँ बाप को बताना ही चाहिए। काल की माताजी ने हमारे लिए एक डॉक्टर पे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी और आधे घंटे बाद हम हॉस्पिटल की तरफ निकल लिए। मुझे हर मिनट और बुरा महसूस हो रहा था। मैं हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार थी। मैंने एक दोस्त खोया था, अपने पापा से सब कुछ छुपाया था और उनकी बात भी नहीं मानी थी। उन्होंने कहा कि वो मेरे माँ बाप को सब बता देंगी, पर मैंने फैसला किया कि ये काम मैं खुद करूँगी। साथ ही साथ मेरे पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बस ये आशा थी कि वो सांप अपना जहर न छोड़ दे मेरे खून में। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और हॉस्पिटल तक भी मैं पता नहीं कैसे ही पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचकर हम लाइन में लग गए। मैं बहुत घबराई हुई और कमज़ोर लग रही थी। काल की मम्मा ने मुझे कुछ टेस्ट कराने की सलाह भी दी और अगर ज़रूरी होता तो वो उसी समय सर्जरी भी कर देते। मैं वहीं बाहर बैठी रही और डर से ठिठुरती रही। मुझे भी किसी भी वक्त अंदर डॉक्टर बुला सकते थे चेकअप के लिए। और फिर मैंने देखा मेरे माँ बाप को। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे और मैं नहीं सह सकती थी ये सब। मैं अचानक से उठी और उनकी तरफ चली गई। डॉक्टर के पास जाने का डर मुझे और भी ज्यादा डरा रहा था। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। मैंने उसी समय अपने माँ बाप को सब सच बता दिया और जब मैंने उन्हें बताया, फिर मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पापा मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर फिर उन्होंने मुझे एक जार दिखाया जिसमें सांप था। मैं हैरान रह गई। क्या मैंने सच में एक सपने को सच मान लिया था और खुद का ही दिमाग खराब कर लिया था? ऐसा कैसे हो सकता था? अचानक से पापा ने वो सांप बाहर निकाला और मेरी ओर बढ़ाया। मैं एकदम से पीछे कूद गई, डर कर कि कहीं वो मुझे जहरीला बाइट ना कर दे। तब पापा ने मुझे दिखाया कि उस सांप के कोई दांत ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे माँ बाप
क्या कर रहे थे और ये क्या चल रहा था। तभी उन्होंने बताया कि मेरे साथ मजाक चल रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने काल के साथ किया था। मेरे माँ बाप ने कहा कि वो मुझे एक सबक सिखाना चाहते थे, उनकी बात ना मानने का, मेरी खुद की सुरक्षा के लिए। हाँ, ये बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सही में काल ने मेरे माँ बाप को मेरे मजाक के बारे में सब बता दिया था। जब मैंने पूछा कि वो सांप कहाँ था जब मैं उसे देखने गई, तो पापा ने कहा कि वो उसे अपनी लैब में ले गए थे। मैं इतनी खुश थी कि आखिर मैंने वो सांप नहीं निगल लिया था कि एक पल के लिए तो मैं भूल ही गई कि ये मेरे माँ बाप का मजाक था। मैं हैरान थी कि मुझे कुछ पता भी नहीं चला, पर मेरे दिमाग की सोचने ने मेरे लिए सारा काम कर दिया। मैं सांप के अलावा किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। मुझे पता ये सब मेरे भले के लिए ही था और काल को भी मेरी वजह से नुकसान हो सकता था। मेरे बेवकूफ़ों वाले मजाक की वजह से मेरे साथ ही मजाक हो गया। अब मैं अपने पापा के ऑफिस में ज़्यादा नहीं जाती और मेरे अच्छे बिहेवियर के लिए पापा ने मुझे वादा किया कि वो मुझे मेरा खुद का सांप देंगे। हाय, मेरा नाम डायन है और मैं 16 साल की हूँ। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ बहुत ही अजीब हुआ है? कुछ ऐसा जो तुमने सोचा हो, अगर मैं किसी को जिस बारे में बताऊँ तो वो सोचेंगे कि मैं पागल हूँ। मेरे साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक से मेरा सामान गायब होने लग गया और फिर वापस दिखने लग गया अजीब सी तरह से। ये वीडियो अंत तक देखो और जानो कि कैसे ऐसे गायब होती हुई चीज़ों से मेरा दिमाग खराब होने लग गया। मेरी अपने माँ बाप से कभी नहीं बनती थी। वो कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं और इस चीज़ से मुझे हमेशा बड़ी घुटन सी होती थी। मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, एकदम आज़ाद। जब मैं 16 साल की हुई तो हमने एक फैसला किया कि मेरे माँ बाप कुछ पैसे बचाएंगे और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। सब इतना आसान नहीं था। मेरे जाने से पहले काफी बातें हुई और मुझे काफी वादे भी करने पड़े। उन्होंने कहा कि वहाँ कुछ भी अगर छोटा मोटा गड़बड़ हो गई तो मुझे वो वापस ले आएंगे। और मैंने ये कहा कि मेरी माँ रात को चुपके से मेरी डायरी पढ़े, इससे बेहतर तो यही होगा कि मुझे आधी रात को कोई भूत ही पकड़ के ले जाए। जो भी है, अब एक आजाद जिंदगी शुरू होने वाली थी। आजाद। स्कूल घर से भी ज्यादा सख्त था और बच्चे, सच बताते हूँ, मैं स्कूल में कभी अपने दोस्तों की सबसे फेवरेट नहीं रही। सब मुझे बहुत ही पढ़ाकू बोलते थे, जिसके माँ बाप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते थे और अपने घर से भी नहीं निकलती थी। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि तुम्हारे आसपास वाले सब चुपके से तुम पर ही हंस रहे हैं। मुझे हमेशा स्कूल में ऐसा ही महसूस होता था। अब ये नया स्कूल कुछ ज्यादा अलग नहीं था। पहले ही दिन सब अजीब सा हो गया। जो वहाँ बच्चे थे वो बचपन से ही वहाँ पढ़ रहे थे और मैं नई थी, थोड़ी अजीब सी, और मैं किसी से ढंग से बात भी नहीं कर पाती थी। मैं मजाक कर रही थी और छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही थी और जल्द ही देखते बात ही होनी बंद हो गई। मैं जब किसी के पास जाने लगती थी, अचानक से जो टेबल खाली होता था वहाँ पे किताबें और लोग अपने बैग्स रख देते थे ताकि मैं ना आऊं। एक लड़की क्लारा, वो मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या वो मेरा हिस्ट्री का होमवर्क कॉपी कर सकती है। तो मैं मान गई क्योंकि मुझे दोस्ती खराब नहीं करनी थी। तुम्हें क्या लगता है? हम दोनों फेल हो गए। मुझे बाद में मेरे रूममेट से पता चला कि वो कहीं की रानी जैसी थी और जो हम दोनों फेल हुए थे, इससे अब मेरे से कोई बात नहीं करेगा। कोई मेरे आसपास भी नहीं आता था। चलो जो भी है, कम से कम ये मेरे माँ बाप तो नहीं थे जो सारा दिन मेरे सर पे बैठे रहते थे। मुझे पॉपुलर होने का इतना शौक भी नहीं था। मुझे बस पढ़ाई करनी होती थी ताकि मैं स्कूल से बाहर न फेंक दी जाऊं और मेरे माँ बाप को खुशी ना हो इस बात से। मैं सारा दिन किताबों में घुसी रहती थी, अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकने देती और इसी वजह से शायद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी चीजें गायब से होने लग गई। मुझे नहीं पता इस चीज की शुरुआत कब हुई, पर सबसे पहले जो मुझे पता चला वो ये था कि मेरा पेन गायब हुआ। स्कूल में कुछ हफ्ते बिताने के बाद मैंने उसे खिड़की के पास वाली टेबल पर रखा था। पूरे कमरा खाली था और 10 मिनट बाद जब मैं वापस आई तो वो वहां था ही नहीं। ये थोड़ा अजीब लगा और मैं हैरान हुई, तो मैंने अपने पड़ोसी को बताया। जब वो वापस आई, हम दोनों इस बात पर बहुत हंसे और फिर भूल गए। पर कुछ दिन बाद मेरा ब्लाउज गायब हो गया। मुझे लगा मेरी पड़ोसी जो है उसी ने लिया होगा, तो मैंने उसे कहा कि वो मुझे लौटा दे, पर उसने मुझसे वादा किया कि उसने वो नहीं लिया और उसने कहा कि वो मेरी ढूंढने में भी मदद करेगी। पर उसने कहा कि वो स्कूल खत्म होने के बाद मदद करेगी मेरी ढूंढने में। और सबसे अजीब बात यह है कि वो ब्लाउज अगले दिन हमें मिल गया, मेरी ही अलमारी में, और उस पर सारी लिपस्टिक लगी हुई थी। वो लिपस्टिक जो मैंने इस्तेमाल नहीं करी थी।
क्योंकि मेरे पास कोई लिपस्टिक थी ही नहीं। हमारे कमरों में ताला लगा होता था और पड़ोसी को छोड़ के कोई नहीं कर सकता था। इस बात पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और अंत में मैंने उसे कहा कि मैं कमरा ही बदल लूंगी। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी चप्पल मेरे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये बहुत अजीब था, पर कुछ देर बाद मेरी चप्पल मिल गई। जब बाहर सब खेलने गए वहां पड़ी हुई मिली। मेरी चप्पल आखिर वहां कैसे पहुंच सकती थी? घास और मिट्टी से भरी हुई। मैं अपने पड़ोसी पर फिर से इल्जाम नहीं लगा सकती थी। क्या पता मैं ही रात को सैर पर निकल गई हूँ और वहां अपने जूते छोड़कर आ गई हूँ। क्या मैं काम के कारण इतना थक जाती थी कि मुझे सोते हुए चलने की बीमारी हो गई थी? मैंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं अपने माँ बाप को बताऊंगी कि मेरे साथ ऐसा सब हो रहा था घर से निकलने के कुछ ही समय बाद। उन्हें हरगिज नहीं पता चल सकता था। मेरा सामान गायब होता ही रहता था। कभी मेरे कपड़े मुझे नाली में मिलते थे, कभी मेरी किताब गायब हो जाती थी और टेस्ट के बाद मिल जाती थी, और किताब के ऊपर खाने पीने का सामान लगा होता था, जैसे वो किताब नहीं सैंडविच हो। मैंने दरवाजों पर ताले लगाने शुरू कर दिए, लेसेस से बांध के बंद करना शुरू कर दिया, दवाइयां लेनी शुरू कर दी, पर सामान गायब होता ही रहा। देखते ही देखते लोगों को समझ आने लग गया कि मैं बहुत परेशान हूँ। और एक दिन मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि कहीं मुझे यहाँ एडजस्ट करने में तकलीफ तो नहीं आ रही थी। मेरी क्लास के लोग मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करते थे। कभी कभी मुझे सुनाई भी दे जाता था कि वो क्या कह रहे हैं, कि शायद उस भूत को मैं पसंद नहीं, और इस सब से मुझे और बुरा लगता था। मैं कोशिश करती थी कि अपना डर किसी को ना दिखाऊं। मैंने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या ऐसी कहानियां सच हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बातें हैं कि स्कूल में एक भूत घूमता है और उनको यहाँ चैन से नहीं रहने देता जिनको वो पसंद नहीं करता। मैं हंसने लग गई। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। एक कहानी मेरी चीजें थोड़ी चुरा रही थी और अजीब तरह से करके लौटा रही थी। क्या तुम इन सब बातों में यकीन करते हो? मुझे हमेशा लगता था कि ये सब पागलों वाली बातें हैं, पर क्या ऐसी घटनाएं ही तुम्हें यकीन करने पर मजबूर करती हैं? मैंने फैसला किया कि मैं इस भूत से खुद ही बात करूंगी। एक रात मैंने एक गोला बनाया नमक से, मोमबत्तियां जलाई और मूवीज की तरह सब किया। एक बोर्ड भी वहां लाके रख दिया, पर कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। मैं शांत हो गई और उस रात आराम से सो पाई, वहीं जमीन पर। और जब सुबह उठी तो सफाई करने में जुट गई। वहां पर जो सफाई करने आते भी थे, उन्होंने मुझे मोमबत्तियां देखकर बहुत डांटा। उनके सामने ही मैंने वहां झाड़ू पोछा लगाया और उन्होंने कहा कि मुझे बाकी लड़कियों की तरह भूत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग पागल हैं। मैंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया, पर शाम को मैंने देखा कि मेरी ड्रेस गायब, और जब वो मुझे मिली वो छोटे छोटे रिबन्स की तरह काट दी गई थी और मेरे बेड पर पड़ी थी। मैंने उसे देखा और मुझे डर लगा। स्कूल की बिल्डिंग इतनी पुरानी थी, क्या पता वहां कौन से छुपे हुए रास्ते थे। अब तो मैं सो ही नहीं पाती थी। मैं अपना फोन हाथ में पकड़ के रखती थी कि जैसे ही कुछ होगा उसी समय फोन नंबर मिला दूंगी। मैं सोचने लग गई कि कैसे वो आदमी मुझे दिखाई दे जाएगा, और मैंने तय किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पूरी रात जागती रही और सुबह होने से बस कुछ ही देर पहले जैसे मेरी आंख लग गई, और जब मैं दोबारा उठी तो मेरी अंगूठी गायब थी। बस अब मैं और नहीं सह सकती थी। मैं रो पड़ी। मैंने खिड़की बंद कर ली और कमरे को अंदर से बंद कर लिया और क्लास के लिए नहीं गई। मैं क्या असाइनमेंट कर लेती जब मेरे मन की हालत असल में ऐसी थी और कोई मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो रही, पर मैं मानने को तैयार नहीं। मैंने दरवाजा तब भी नहीं खोला जब उन्होंने खटखटाना शुरू कर दिया। पहले मेरे दोस्तों ने, फिर कुछ टीचर्स और फिर प्रिंसिपल। मैंने बस आवाज लगा दी और उन्हें कहा कि वो सब झूठे हैं और मैं जानती हूँ वो यहाँ क्यों आए हैं। मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो एक दूसरी चाबी से दरवाजा खोलने वाले थे, पर उन्हें वो चाबी भी नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो दरवाजा ही तोड़ देंगे। मुझे नींद आने लगी। 3 दिन हो चुके थे, मैं बिल्कुल सोई नहीं थी। और फिर मुझे कुछ सुनाई दिया, मेरे माँ बाप की आवाज। मुझे लगा शायद मैं सपना देख रही हूँ, पर मेरे पापा ने दरवाजे पर बहुत जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया, और उस आवाज से तो मरा हुआ इंसान भी जाग जाए। मैं अपने ओवर प्रोटेक्टिव माँ बाप को देखकर इतना खुश पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने उन्हें सब बताया जो भी इतने हफ्तों से हो रहा था, और कैसे मेरे क्लास के दोस्त मुझे पागल बना रहे थे। मेरी टीचर्स और माँ बाप एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेरा अजीब सा बर्ताव और अब ये नर्वस ब्रेकडाउन, उन्हें लगने लगा कि शायद मैं पागल ही हो गई हूँ। शायद मुझे भी ऐसा ही लगता, पर मेरी जो चीजें खराब हुई थी
उनसे लग रहा था कि ऐसा नहीं है। क्या मैं खुद ऐसा कर सकती थी? शायद मैं स्कूल से निकल जाती और सीधा पागल खाने चली जाती, पर वहाँ के लोग अच्छे थे। पहले हमें एक आवाज़ सुनाई दी, फिर हमारी एक टीचर क्लारा को उसके कान से खींचती हुई ला रही थी। उन्हें चाबी भी मिल गई थी और वो चाबी उसके कमरे में पाई गई थी। क्लारा उनकी भांजी थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि उसने ऐसी कोई हरकत करी हो, पर पहली बार उसे सज़ा मिलने वाली थी। मैंने उसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा अगर वो मुझे मेरी अंगूठी वापस दे दे तो, पर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, कौन सी अंगूठी? क्या वो अभी भी नहीं समझना चाह रही थी? मैं उस पर चढ़ने ही वाली थी कि मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगाई। मेरे कमरे की खिड़की पर एक कौवा बैठा हुआ था। हमें काफ़ी छलांगे लगानी पड़ी उसके घोंसले तक पहुंचने के लिए, पर अंगूठी वहां पड़ी थी। अंगूठी भी, एक पेन भी और कई और चीजें जो सिर्फ मेरी नहीं और लोगों की भी थी। हमने सबको उनकी चीजें लौटा दी। ऐसा लग रहा था सबको तोहफे मिल रहे हैं। मैं उस हफ्ते घर चली गई थोड़ा बेहतर महसूस करने। मैंने अपने बाथरूम में नहाया, चॉकलेट केक खाया और फिर वापस आ गई, क्योंकि कोई भी भूत या पागल लोग मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। अब मैं अपने माँ बाप को रोज फोन करती हूँ। क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसे झगड़े हुए हैं? उनका अंत कैसा था? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।